हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट हु हैज वन 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। जहाँ तक ज्ञानपीठ अवार्ड की बात है, इससे रिलेट करके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है नीलमणि फुकन को, ये असम के हैं। इसके पहले असम के दो लोगों को और ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जिनके नाम थे मामोनी रायशम गोस्वामी और बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। ये जो पिक लगाई है मैंने, ये नीलमणि फुकन की है। अब अवार्ड के बारे में अगर बात करें तो इसमें एक प्रमाण पत्र, एक शाल और 11 लाख रुपए मिलते हैं। दामोदर मौजो को भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, वो है 57th, जो कि 2022 में मिला। द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द अवार्ड वाज मलयालम राइटर जी शंकरा कुरूप। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है मलयालम के राइटर जी शंकरा कुरूप को 1965 में। उनकी नॉवेल थी ओडाकुजल, जिसका मतलब है द बैम्बू फ्लूट। पहली वुमेन राइटर जिनको ये अवार्ड मिला है वो है आशा पूर्णा देवी, बंगाली राइटर इन 1976। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में अलग अलग टाइम फ्रेम में पूछे गए हैं। आशा पूर्णा देवी is important, G. Shankara Kurup is important, and these both the names नीलमणि फुकन एंड दामोदर मौजो is also important। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ज्ञानपीठ अवार्ड प्रदान करने वाला, ये फाउंड हुआ था 1944 में। एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे शांति प्रसाद जैन, साहू शांति प्रसाद जैन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टीम हैज वन द FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 एट पोचेस्ट्रूम, साउथ अफ्रीका। FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 साउथ अफ्रीका में हुआ था और इसको जीता है नीदरलैंड ने, हराया है जर्मनी को। इसको लेके कुछ वेबसाइट्स में थोड़ा कंट्राडिक्टरी वर्जन दिया है, लेकिन ये ऑफिशियली करेक्ट है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। SSC JEE को स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देने की एक मतलब हैबिचुअल वो है, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना चाहिए। और उसमें हॉकी और बास्केटबॉल और कुश्ती पर उनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रेसलिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और इससे क्या हो सकता है कि यहाँ पे हुआ, ये हुआ। अगला वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023, यही FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कौन होस्ट करेगा, तो चिली कंट्री के सेंटियागो सिटी में होगा। 10th एडिशन वुमेन्स एशिया कप, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा एडिशन अभी 2022 में वुमेन्स एशिया कप हुआ, तो दैट वाज इन 10th। और जापान ने अपना तीसरा टाइटल जीता फाइनल में साउथ कोरिया को हराकर, तो ये याद रखिएगा। जापान वन देयर थर्ड टाइटल विन ओवर साउथ कोरिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कॉमनवेल्थ गेम्स डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट। ऑप्शंस हैं 1938, 1930, 1934 और 1942। द करेक्ट आंसर इज 1934। ये क्वेश्चंस को मैंने जो इसमें क्रिएट किए हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जिन पर थोड़ी देर के लिए आपको ये लगेगा कि पूरा कॉमनवेल्थ गेम पढ़ा और ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं। और ये क्वेश्चन लाजमी है बनना कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए। और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। एक्चुअली में इंडिया ने 4 कॉमनवेल्थ गेम मिस किए हैं, 1930, 1950, 1962, 1986। शुरुआत कॉमनवेल्थ गेम्स की 1930 में हुई थी, वो पार्टिसिपेट इंडिया नहीं कर पाया था। लंदन में 1934 वाले में पार्टिसिपेट किया था 6 एथलीट्स थे, जिन्होंने 10 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया को सिर्फ एक मेडल मिला था, वो भी रेसलर राशिद अनवर ने दिलाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में। अगर पूछा जाए अब तक इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम में कितने मेडल जीते हैं, तो अब तक 564 जीते हैं, जिसमें 203 गोल्ड और 190 सिल्वर है। अब बाकी जितने बचेंगे वो ब्रॉन्ज हो जाएंगे, तो 171 ब्रॉन्ज है। आल्दो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो हिस्से आप सब कुछ पढ़ के भी छोड़ देते हो, उससे प्रश्न आ जाए तो कितना धक्का लगेगा कि हमने ये चीज़ कवर कर रखी लेकिन ये चीज़ छोड़ रखी हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अच्छा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एमॉन्गस्ट 163 कंट्रीज इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDG अब तक टोटल 17 है।
और इनका पर्पज होता है पॉवर्टी, हंगर, एड्स, इन सब जो बीमारियां हैं इनको ख़त्म करना, इनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ना, वुमेन्स और गर्ल्स को बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उनको करना। कुल मिला के ओवरऑल इनका वर्क होता है ह्यूमैनिटी को डेवलप करने के पर्पज़ में, कि चीज़ें अच्छी होती रहें, चाहे वो बीमारी हो, चाहे अराजकता हो, वो सब मिटे। ये पर्पज़ है एसडीजी का। ये 17 है, इनकी अपनी अलग अलग मीनिंग्स हैं। एसडीजी 1 क्या है, एसडीजी 2 क्या है। 2022 एसडीजी इंडेक्स जो जारी हुआ, जिसे हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 कह सकते हैं, इसको जारी करने वाला एक ग्रुप है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का, एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, SDSN। और इसमें नंबर 1 पे डेनमार्क रहा, नंबर 1 पे फिनलैंड रहा, फॉलोड बाई डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। तो डेनमार्क सेकेंड पे रहा, फिनलैंड फर्स्ट पे रहा, और इंडिया की रैंक 2022 में 121 रही। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करिएगा, 2022 में 121, 2020 में 120, और 2021 में 120 और 2020 में 117। तो 121 इन 2022, 120 in 2021 and 117 in 2020. So the correct option here in the asked question is 121. It means answer is D part. Which city has been declared as the most congested city in the world as per TomTom Traffic Index Ranking 2021? इस्तांबुल, मुंबई, बूस्टन, शिकागो। इस्तांबुल जो कि तुर्की में है, फर्स्ट सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी ट्रैफिक इंडेक्स के हिसाब से आई है। मुंबई को रैंक 5वीं मिली है और बेंगलोर 10वें पर है। जहाँ तक इंडिया की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटीज़ में आई हैं, और रैंकिंग 404 सिटीज़ को कवर किया गया, जिसमें से 58 कंट्रीज़ की ये 404 सिटीज़ थी। इस्तांबुल की बात आई तो इस्तांबुल तुर्की में है। तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की के पास ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है। तुर्की को घेरने वाले देश हैं बुल्गारिया, ग्रीस, सीरिया, ईरान, इराक, ये सारे मेंशन कर दिए। तुर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक तरीके से तुर्की के संदर्भ में और बात की जाए तो तुर्की का नाम बदलकर तुर्की हुआ है, उसके पीछे भी बड़ी कहानी है, उसको एक्सेप्ट किया गया है। इसके पहले नाम चेंज करने की एक प्रथा रही है। नीदरलैंड ने अपना नाम चेंज किया था हॉलैंड से, मैकेडोनिया ने अपना नाम चेंज करके नॉर्थ मैकेडोनिया रखा, पॉलिटिकल डिस्प्यूट हुआ था ग्रीस से। पर्सिया ने, ईरान विच चेंज इट्स नेम फ्रॉम पेरिस 1935 में, पर्सिया नाम था, 1935 में उसको ईरान नाम बदल दिया। सियाम ने अपना नाम चेंज करके थाईलैंड किया। रोडेशिया ने अपना नाम बदल के जिम्बाब्वे किया। कॉलोनियल लेगेसी की वजह से ऐसा करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल फ्रूट डे ऑन 1 जुलाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फ्रूट ऑफ द ईयर 2022? फ्रूट ऑफ द ईयर 2022 कीवी, पपाया, मैंड्रेन, ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी जो है ये फ्रूट ऑफ द ईयर 2022 है। 1 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रूट डे मनाया जाता है। ये पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन ने 2000 किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल घोषित किया है, तो 2021 को, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा फ्रूट ऑफ द ईयर 2022 का ब्लैकबेरी है। मोटो क्या है 2022 का, तो फ्रूटफुल पीस। अगर हमें 2022 में इंटरेस्ट ना हो, हम 2021 का क्वेश्चन देना चाहें एज पर एज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें क्या आएगा, वाटर लेमन 2000, वाटर मेलन जो है, लेमन बोल रहे, वाटर मेलन 2021 का है, और फ्रूट ऑफ द ईयर 2021 का वाटरमेलन है। और मोटो है क्रिएट चेंज टुगेदर। मोटो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रूट ऑफ द ईयर में भी पूछ दिया जाए, मेरे हिसाब से मुझे क्वेश्चन ऐसा लगा कि इसको डालना चाहिए, तो मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर इनॉग्रेटिंग 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट विल बी। 13 पहले से थे, 13 और एड ऑन हो जाएंगे। रेड्डी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो 26 टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। Recently, Cabinet has approved the amalgamation of Consultancy Development Center along with its manpower, movable assets and liabilities with which of the following body? ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप एक बार में पढ़ें तो आपको उसकी बेसिक मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी। उसको थोड़ा सा सीरियसली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट सेंटर, इसको बोलते हैं CDC। अब CDC की अपनी एक वेबसाइट है, अब तो मर्ज हो गया तो वो हो सकता है एग्जिस्टेंस में ना हो। CDC को मर्ज किया गया CSIRs के साथ। अब इसके कई एंगल हैं जो बहुत ज़्यादा
पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रखता, वो मोटा मोटा भाषा में बोल देगा देखो मोदी ने इसकी एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए इसको आपस में जोड़ दिया, मोदी ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया। वो चीज़ें बहुत, अगर जब आप उस लेवल पे जाएंगे, सूक्ष्म लेवल पे देखेंगे चीज़ें, तो चीज़ें बहुत स्टेप बाय स्टेप होती हैं। जैसे किसी से कह दो, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनसे उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के पड़ोसी, गांव वाले, उनके जो भी रिलेटेड लोग होते हैं वो कितनी इजीली कह देते हैं 3 साल से तो तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, 4 साल से तो तैयारी कर रहा है, इसके पहले IAS 2 बार दे चुका है, ये कुछ कर पाया है। अब अगर उस लड़के से पूछो जो तैयारी कर रहा है कि कैसे उसने फॉर्म भरा, उसके कैसे फेसेस दिए, वहाँ पे जाके उसने कैसे सर्किल किया, फिर वहाँ गया, रुका, एक प्रोसीजर है। ऐसे किसी को कुछ बोलना वो थोड़ा सा वो होता है। और ये अंडरस्टैंडिंग जब आपके अंदर आ जाएगी ना, तो बड़ा आसान होगा चीज़ों के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्थापित कर पाना। और जब एक बार नज़रिया सही हो जाता है तो चीज़ें सटीक और स्पष्ट नज़र आने लगती हैं कि मेरे दायरे में हैं या नहीं हैं, हमें इसके लिए अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो कैरियर हो, चाहे कोई हमारी अपनी एम्बिशन हो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे इसी के थ्रू समझा जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का हिस्सा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। रिकमेंडेशन 14th फाइनेंस कमीशन के आधार पर नीति आयोग ने एक रिव्यू कंडक्ट किया ऑटोनॉमस बॉडीज अंडर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। जो कितनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उस पर एक रिव्यू कमेटी हुई और उस पर 18th बैठक हुई। 18 बैठक होने के बाद ये निर्णय आया, कमेटी का निर्णय आया कि CDC कुड मर्ज विद CSIR एंड कंटिन्यू एज इट हैज विजिबल पोटेंशियल। तब जाके एक सेक्शन है 12 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत तब जाके इसका मर्जिंग हुआ। तो अब इस लेवल पे जब आप स्टडी करते हैं तो आपके कभी मन में ये डाउट ही नहीं आएगा कि अगर CDC मर्ज हुआ तो किससे हुआ, CSIR से हुआ। और अगर ऐसे स्टडी करते, रिसेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मिलकर ऑफ कंसल्टेंट डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल, जरा सा उसने ट्विस्ट करके उल्टा पूछ दिया, उसने पूछ दिया CSIR हैज बीन मर्ज विद, याद ही नहीं है CSIR के साथ मर्ज हुआ था, किसका हुआ था ये याद नहीं। तो आपकी स्टडी के प्रति अप्रोच बहुत मैटर करती है। इफ़ यू हैव स्टडीड 10 क्वेश्चंस एंड अर्न सम नॉलेज एंड यू हैव दैट पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ नॉलेज, तो वो आप में इम्प्रूवमेंट करती है। यही शार्पनेस ऑफ माइंड होता है और लेवल ऑफ माइंड होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा फोल्ड हैज़ बीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज सुपर कंप्यूटर सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ए स्टेरॉयड। अल्फा फोल्ड एक टूल है, AI टूल है, और इसे डीप माइंड टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप है, अल्फ़ाबेट अर्न्ड AI रिसर्च कंपनी है जिसने डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अल्फ़ा फोल्ड, जिसका काम है कि ये प्रोटीन, आपके बैक्टीरिया, ऑर्गेनिजम्स, इन सब के एनिमल, प्लांट्स, इन सब के स्ट्रक्चर को पब्लिश कर देता विद द हेल्प ऑफ AI। और इसने 200 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर से ज़्यादा पब्लिश किए हैं इन द एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट EBI। अल्फ़ा फोल्ड ने रिवील किया है कि कैसे अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं एंड फोल्ड टू क्रिएट ए प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब यहाँ से एक GS का भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, कम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ये क्वेश्चन आता है प्रोटीन को रिलेट करके। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी बायो पढ़ी होगी उनको पता होगा। एक एग्जाम्पल भी दिया है जहाँ पे अल्फ़ा फोल्ड का यूज हुआ है कि SARS CoT जो कि कोरोना से रिलेटेड है, इसमें प्रोटीन फोल्डिंग एज ए फॉर्म ऑफ स्पाइक। दिस शेप इज सिग्निफिकेंट फॉर बायोलॉजिस्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग एंटीबॉडीज एंड थेरेपेटिक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज इन्वोक्ड its extraordinary powers to order the release of AG Peravilan in राजीव गांधी assassination केस। कौन से आर्टिकल के पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इनकी छुट्टी की है AG पेराविलन। अब देखो इसके फिर से 2 अर्थ निकलेंगे यहाँ पे। अगर उस एंगल से देखो कि बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के कान में डाल दिया होगा, उसने ऐसा रिजल्ट दे दिया, न्यायिक व्यवस्था पे सीधे आपने ठप्पा लगा दिया। इसके डिटेल में आप जाएंगे, गवर्नमेंट ने लड़ाई लड़ी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कि इसको आप रिलीज मत करिए, आप गवर्नर के ऊपर छोड़ दीजिए, अंडर आर्टिकल 161 उस आधार पे इसको मिल जाए, प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन किस एंगल से सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुद कंसीडर किया,
आर्टिकल 142 कहता है कि जहाँ पे आपको लगे discretionary power to the Supreme Court, as it is stated that the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such as decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it। जहाँ पे उसे लगे कि ये कंप्लीट जस्टिस करना ज़रूरी है, वहाँ पे जाने पे याचिका डिले रह सकती है, नतीजे फेवर में नहीं आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पे पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसे 3 केसेज हुए हैं, ताजमहल की क्लींसेस से रिलेटेड रहा, एल्कोहल की सेल नेशनल और स्टेट हाईवेज पर, इससे गवर्नमेंट से पंगा लेके ऊपर निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यूनियन कार्बाइड केस रिलेटेड टू द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजिडी, इसमें एक निर्णय दिया था। हम इनको जब आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो आर्टिकल 142 का यूज हुआ है, इट्स हैज़ नॉट बीन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, इवन हैज़ बीन डिबेटेड बाय द गवर्नमेंट, और उन सबको किनारे करके सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया। उसके कई उनके अपने रीजन्स हो सकते हैं कि इसको पॉलिटिकल ड्रामा ना बनाया जाए, ये भी रीजन्स हो सकते हैं। तो इसलिए अपना दृष्टिकोण जब आपका बहुत सटीक होगा चीज़ों को बोलने का, आज की डेट में जब आप पॉलिटिक्स पे नज़र डालें, देश की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स से कभी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है, इस बात को समझना है। आज की डेट में आज अगर देखें तो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये सब बीटेक किए हुए हैं, और इनकी बीटेक का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो होता है दृष्टिकोण, विजन। विजन आपको किसी भी लेवल तक पहुंचा सकता है, आज नहीं तो कल आगे चल के चीज़ें आपको दिखेंगी कि विजन इज़ द रियल थिंग इन द लाइफ। व्यक्तिगत तौर पे अनुभव करेंगे आप, तो अपनी लाइफ का एक विजन क्लियर रखिए कि क्या करना है आपको ज़िंदगी में, और ये तभी आप तय कर पाएंगे जब ये पता होगा कि क्यों करना है। जब तक आपको ये नहीं पता है कि हमें ये क्यों करना है, और रीजन सरफेस लेवल का मत क्रिएट करिए, रीजन नहीं क्रिएट कर रहा है तो फाइंड करिए कि वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हर एज की अपनी ज़रूरतें और सहूलियतें होती हैं। आज आपकी ज़रूरत है पैसा और पद, 30 वर्ष 32 वर्ष के हो जाएंगे तब आपकी ज़रूरत होगी स्वास्थ्य और शांति, सुकून। 50 वर्ष 60 वर्ष हो जाएंगे तब आप हो सकता है खुद को अपने आप में समेटने की कोशिश करें। जिसकी जैसी ज़िंदगी होती है उसकी ज़रूरतें सहूलियतें वैसी हो जाती हैं। तो ये बहुत समझने की चीज़ है। जल्दबाजी में भागे मत जाइए, चीज़ों के पीछे मत भागे जाइए, चीज़ों को समझिए, कंपटीशन का स्वरूप, स्वभाव, डेप्थ, अपने डिस्ट्रैक्शन, अपनी जिम्मेदारियाँ। आपके पास पैसा हो न हो, सबसे बड़ा पैसा जो प्रकृति ने आपको दिया है वो 2 हैं। एक आपका स्ट्रक्चर जो है, बॉडी हैविंग ए माइंड दैट हैज़ द पावर टू थिंक, नीरछीर विवेक रखते हैं आप। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है टाइम। यू आल्सो हैव 24 आवर्स, आई आल्सो हैव 24 आवर्स। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, इस बेसिस पे कंपटीशन होता है। इस बेसिस पे नहीं होता है कि उसने कहाँ से क्या पढ़ लिया, उसको सोर्सेज मिल गए होंगे, उसको गॉड गिफ्ट मिल गया होगा, उसका लक बहुत अच्छा है। ये सब बहुत सेकेंडरी और बहुत सरफेस लेवल की बातें हैं। अगर किसी किताब से तुमसे कुछ पूछा जाना है तो उस किताब को कितनी सही तरीके से पढ़ा गया है, लिखने वाले के दृष्टिकोण तक को समझ लिया गया, उसको कौन हरा पाएगा। वो बहुत अलग लेवल की चीज़ें हैं। मतलब इस बात को समझ लीजिएगा, तब ज़िंदगी में बढ़िएगा। ज़िंदगी में लेट होना बुरा नहीं है, ज़िंदगी में कुछ लेट मिले ये बुरा नहीं है, ज़िंदगी में समझ ही ना मिल पाए सही समय पे, लेट कुछ हासिल हो जाए वो एक अलग चीज़ है। एक समझ डेवलप हो जाए कि नहीं वाकई क्या हम मेहनत किए हैं, हम तनों पे तो नहीं डोलते रहे, जड़ पे हमने कोई काम ही नहीं किया है। उसी तरीके से कहानी है कि वो एक व्यक्ति एक पेड़ का बढ़ नहीं रहा था, उस पूछने गया एक फ़कीर के पास कि क्या करते हो, हम रोज़ पानी से नहलाते हैं, हमसे कहा गया था पानी दीजिए, कहाँ नहलाते हो, रोज़ पत्तों पे पानी डालते हैं। पानी जड़ में डाला जाता है। और ये बहुत छोटी बात है लेकिन जीवन के एस्पेक्ट में समझने लायक है कि जड़ क्या है हमारी, जड़ कहाँ है हमारी। तो जो पाना है, जिस चीज़ को ग्रो कराना है, उसकी जड़ में पानी दीजिए, मेहनत उसी अंदाज में कीजिए, सफलता मिलेगी, मिल के रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।